दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कौन सा भारत गढ़ रहे हैं हम? एक ऐसा भारत जिसमें मानवीयता जाग जाए, इसका एहसास इस देश के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को नहीं है। इस देश के भीतर लोगों के संवैधानिक हक भी कुछ होते हैं, इसका एहसास इस देश की सुप्रीम कोर्ट को नहीं है। जितनी बड़ी तादाद में जिन परिस्थितियों से भारत गुजर रहा है, उस गुजरते हुए भारत के हाथ में आने वाले वक्त में कमान भी होगी। कोई बड़ी लंबी उम्र होती नहीं है 10 बरस की। मनमोहन सिंह 2004 में आए, 2014 में चले गए, 10 साल का लंबा वक्त। नरेंद्र मोदी 2014 में आए हैं और 2020 में हम आपसे संवाद कर रहे हैं, तो फिर 2030 भी आ जाएगा। लेकिन मौजूदा वक्त के कंधे बूढ़े हो चले होंगे, जिन्होंने इस वक्त इस देश की कमान अपने हाथों में ली हुई है। उस वक्त मौजूदा वक्त के कुछ युवा कंधे सामने होंगे, लेकिन मौजूदा वक्त का एहसास जिन जिन आंखों में समाया है, जिन्होंने इन तमाम परिस्थितियों को देखा है, भोग रहे हैं, जब उनकी बारी आएगी तब वो क्या करेंगे? आज ये सवाल इसलिए, उत्तर प्रदेश में सीमा के बाहर बस खड़ी रहती है। शुरुआत में पता चलता है वो बस प्रियंका गांधी ने भेजी है और वो बस टकरा रही है योगी की सत्ता से। उसके बाद पता चलता है ये बस तो उत्तर प्रदेश के लिए भेजी गई है और बसें हैं राजस्थान की। कुछ वक्त और बीतने पर पता चलता है कि यह तो बीजेपी का विरोध है, भेजी हुई बसें कांग्रेस की है। यानी इस पूरी प्रक्रिया में वो मजदूर गायब है जिस मजदूर के लिए बस भेजी गई थी। इस पूरी प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट का कोई सुओ मोटो नहीं है, वो अपने तौर पर कोई पहल नहीं करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार कहीं से जागता नहीं है, उसके भीतर यह एहसास नहीं होता है कि दरअसल इस देश का तो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कमजोर है कि सब कुछ अगर झोंक भी दिया जाए तो भी इस देश के प्रवासी मजदूरों को उनके गांव घर तक पहुंचाने में महीनों लग जाएंगे। फिर थोड़ी बहुत अगर कहीं से मदद भी मिलती है तो उसे क्यों नहीं लिया जाता है? अगर इस देश में गुरुद्वारों के लंगर नहीं जागे होते, मंदिरों से लोग बाहर निकलकर खाना बांट नहीं रहे होते, एनजीओ नहीं निकले होते, सामाजिक संगठन नहीं निकले होते, तो सोचिए क्या स्थिति होती। क्या लाशों से पटे पड़े होते देश के अलग अलग हिस्सों में, खास तौर से नेशनल हाईवे? यह परिस्थिति आ गई है। हम कौन सा भारत गढ़ रहे हैं? हम एक ऐसा भारत गढ़ रहे हैं जिसमें हमें पता है मौजूदा वक्त में उस भारत के हाथों में सिर्फ और सिर्फ मजदूरी लिखी है, और उसके हाथ में अगर कलम आ गई, कंप्यूटर के साथ दिमाग चलने लगा, तो वह देश छोड़कर चला जाता है। जो इस देश में कुछ कमाता है वह एनआरआई हो जाता है। इस देश के भीतर का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ना तो शिक्षा को लेकर है, ना स्वास्थ्य सेवा को लेकर है। तो फिर यह कैसा भारत है? और इस भारत के भीतर झांकने की हिम्मत क्या वाकई हमारे साथ है, हमारे बीच है, हमारे दिमाग में रेंगती है? क्योंकि हमने जब परखना शुरू किया तो इस देश के भीतर का सच दरअसल उस युवा भारत का है जिस युवा भारत के हाथ में आने वाले वक्त में कमान होगी। उसे ही हर जगह चलानी होंगी चीजें की। हो सकता है वो नई पीढ़ी अपने तौर पर फैक्ट्री मालिक भी और फैक्ट्री के मजदूर के तौर पर भी हो। आने वाले वक्त में वो सियासत का झंडा भी उठा रही हो, नारे भी लगा रही हो, और नारे लगाते लगाते संसद के भीतर भी पहुंच जाए। क्या उसके भीतर के सारे एहसास मौजूदा वक्त के मर चुके होंगे, या फिर वो कहीं ज्यादा क्रूर हो चुका होगा? लगभग 29 करोड़ प्रवासी मजदूर, जो 23 करोड़ राशनधारी हैं और उसके अलावे जो 8 करोड़ हैं, दोनों को मिलाइएगा तो 31 करोड़ होते हैं। और 31 करोड़ में से लगभग 23 करोड़ प्रवासी हैं, बाकी अपने जिलों में इधर उधर बिखरे पड़े हैं। और जब उनके साथ आप चलना शुरू कीजिएगा तो इस बात का आपको एहसास ही नहीं होगा कि दरअसल उनके साथ कोई चल ही नहीं रहा है, वो अपने आप में अकेले हैं। करोड़ों की भीड़ अपने आप में अकेली है। जो दृश्य हम लोग बार बार देखते हैं, हमें लगता है कि आज तो सबसे पहले आपको एक दृश्य दिखला दिया जाए। ये दृश्य इसलिए देखने की जरूरत है क्योंकि दिन के उजाले में जहां जहां मजदूर जमा होते हैं, वहां पर लेके टेलीविजन चैनलों पर हंगामा मच जाता है, सियासत जाग जाती है, उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग की बात होने लगती है। हमने सोचा रात मुंबई जागती है, और मुंबई को रात में जगाने का फरमान भी जारी हुआ। कहा गया मुंबई का बिजनेस इससे आगे चमक जाएगा। मुंबई एक ऐसा शहर है जो इस देश की इकोनॉमी में लगभग 8% का योगदान देता है। मुंबई एक ऐसा शहर है जिस शहर के भीतर
फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोगों की तादाद इस समूचे देश का 10% है। और मुंबई एक ऐसा शहर भी है जहां पे इनकम टैक्स 30% अकेले उसी शहर से निकलता है। इतना ही नहीं, मुंबई एक ऐसा शहर भी है जहां पे कस्टम ड्यूटी 60% वहीं से आती है इस देश की। और मुंबई एक ऐसा शहर है जहां पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी अगर 20% है तो फॉरेन ट्रेड भी वहां से 40% होता है। और इतना ही नहीं, बल्कि जो कॉरपोरेट टैक्स है वह भी लगभग 40,000 करोड़ का है। और इतना ही नहीं, इस देश के भीतर मुंबई ही वो शहर है जहां से सबसे ज्यादा बड़ी तादाद में मजदूर अपने घरों को पैसा भेजते हैं। और मुंबई ही वो शहर है जहां पर खुले आसमान तले रात के रात गुजर जाती है, लेकिन हर सुबह सपना लेकर वो मजदूर आगे बढ़ता है और काम पे निकलता था। लेकिन बीते 2 महीनों की हालात ने किस तरीके से मजदूरों में भय पैदा किया है, उन्हें उस शहर से घृणा होने लगी है। हमने दिन और रात के उजाले का जिक्र किया, तो आइए आज सबसे पहले आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जो कल रात 11 बजे ली गई। इस तस्वीर का एक दूसरा हिस्सा हम सुबह का भी दिखाएंगे, जो सुबह के दौर में चंद घंटे पहले ली गई है, यानी तकरीबन 3:30 बजे दोपहर में आज ली गई है। इन 2 तस्वीरों के जरिए जरा समझने की पहले कोशिश कीजिएगा। जो तबका, जो मजदूर, जो युवा, जो स्किल्ड लेबर है, जो अपने तौर पर प्रोफेशनल्स भी हैं, इन चेहरों के बीच में जब आप झांकना शुरू कीजिएगा तो हो सकता है इस भीड़ के भीतर में आप सोशल डिस्टेंसिंग का चेहरा भूल जाएं और आपको हैरत होने लगे इस देश के भीतर क्या कुछ मजाक चल रहा है। इस देश के भीतर स्थितियां संभालने वाली क्यों नहीं है। पहले इस तस्वीर को देखिए। दरअसल यह तस्वीर मुंबई के वीटी स्टेशन के करीब की है। तो सपनों के शहर में रात के अंधेरे के बीच जरा घूम लीजिए इस देश के भीतर की उस सड़क पर, जिस सड़क पर सबसे ज्यादा आवाजाही हमेशा से रही है, लेकिन इस तरह लोगों की मौजूदगी कभी नहीं रही। यह वीटी स्टेशन की तरफ जाता हुआ रास्ता है, पी डिमोलो रोड, और यही वो सड़क है जो आगे जाकर कर्नाक ब्रिज जंक्शन से मिलती है और उसके बाद फ्रीवे जो मुंबई की पहचान है मानघुर तक चली जाती है। ये वही सड़क है। लेकिन जितनी बड़ी तादाद में मजदूर हैं, दरअसल ये वो भी सड़क है जो ठीक समानांतर है डॉकयार्ड की, मुंबई के डॉक का इलाका। जिन्होंने फिल्म दीवार देखी होगी उन्हें याद आ सकता है उस जगह पर फिल्म दीवार की शूटिंग हुई थी। अमिताभ बच्चन उसमें कुली बने थे और इस जगह मजदूरों के बीच में बड़ी तादाद कुलियों की भी है और ये सभी लौटना चाहते हैं। मुंबई जैसे शहर में 12 लाख से ज्यादा कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, 1.5 लाख से ज्यादा होटलों में काम करने वाले हैं। इतनी बड़ी तादाद में, चाहे वो कुर्ला मुलुंड का इलाका हो, बांद्रा दहिसर का इलाका हो, लोअर परेल का इलाका हो, वाशी का इलाका हो, जुहू का इलाका हो, चेंबूर का इलाका हो, मारोल का इलाका हो, तमाम जगहों से ये लोग यहाँ पहुँचे हैं रात के अंधेरे में कि किसी तरीके से कोई ट्रेन मिल जाए। लेकिन इस अंधेरे को कवर करने के लिए आपको कोई मीडिया का कोई कैमरा दिखाई नहीं देगा। वो दिन के उजाले में देखता है, भीड़ देखता है, सोशल डिस्टेंसिंग खोजता है, उसमें भी कभी कभी धर्म खोज लिया जाता है। लेकिन इन जगहों पर टटोलते समझते हुए जानिए कि वाकई भारत का निर्माण और देश की आर्थिक नगरी में जो मजदूर पहुंचते हैं, अब किन सपनों को छोड़कर या उन सपनों के टूटने के बाद किन हालातों में ये निकल रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि रात के अंधेरे में सबको ट्रेन मिल ही जाएगी। हम आपको एक दूसरा नज़ारा दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इस तस्वीर को इसलिए देखते चलिए और आंखों में बसा लीजिए क्योंकि इस तस्वीर के साथ हिंदुस्तान का वो सच छुपा हुआ है जिसमें भारत निर्माण की नींव खोजी जाती है। क्योंकि ये चौराहा जो है, इस पे एक शेर जो बना हुआ है, शेर को देखिए, ये मेक इन इंडिया का शेर है, कर्नाक ब्रिज जंक्शन कहते हैं इसे। और इस शेर के जरिए मेक इन इंडिया मजदूरों में खोजा जाए या उस शेर में खोजा जाए जिसको पहचान बनाया गया पूंजी का, कैपिटल का, और उसके जरिए मुनाफा कमाने की सोची गई। और मजदूरों के लिए 2 जून की रोटी की व्यवस्था तक नहीं है, न छत का आसरा है, न जमीन है, और किसी तरीके से हर कोई अब इस शहर को छोड़ देना चाहता है। तो क्या आने वाले वक्त में इस देश के सामने मजदूरों को लेकर एक बड़ा संकट है या युवा सपनों की मौत है, एक ऐसी मौत जिसके बाद उजियारा कैसे होगा कोई नहीं जानता है। और शायद ये एक अंतहीन सिलसिला है जो लगातार चला जा रहा है रात के अंधेरे में, लेकिन दिन के उजाले में जब देखिएगा तो यही चले जाता है और लोगों का अंतहीन सिलसिला चले जाता है। और ऐसा नहीं है कि रात में सभी को ट्रेन मिल गई, बड़ी तादाद में लोग रात रात भर बैठे रहे, क्योंकि अब इस अंधेरे के बदले आपके सामने लेकर आते हैं सुबह का चेहरा। यह आज दोपहर 3 बजे का नजारा है, दोपहर 3:30 बजे,
वो नज़ारा अंधेरे का था, रात के 11 साढ़े 11 बजे का। दिन के उजियारे का मतलब यह नहीं है कि उजाला हो गया, वही स्थिति है, उसी तरीके से मजदूर हैं। कल ट्रेन नहीं मिली तो आज भी लाइन में है और अभी से जमने शुरू हो जाएंगे, रात तक फिर उसी तरह कतार में। और किसी तरीके से इस शहर को छोड़ दें, घर चले जाएं, वापस चले जाएं, छोड़ दें उन सपनों को पीछे। तो क्या मुंबई शहर की मौत हो रही है या फिर इस देश के उन सपनों की मौत हो रही है जो युवाओं में संजोया गया, मजदूरों के जरिए देखा गया और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना देखा गया? इन युवाओं के हाथों में कल कमान होगी। भविष्य क्या रच रहे हैं हम भारत का? ये स्टेशन वीटी स्टेशन है, वही वीटी स्टेशन जहां पर आने के लिए लोग लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं। इस वीटी स्टेशन में किसी तरीके से आ जाएं, पहुंच जाएं, यही जिंदगी का लक्ष्य हो गया है। दोनों तरफ है, यानी एक तरफ से गाड़ी आई जो आपने नज़ारा देखा, इसके आगे जब चलेंगे तो फिर पहरा है, पुलिस का बैरिकेड है। लेकिन ऐसा नहीं है, स्थिति अनुकूल है, वहां भी लोगों की मौजूदगी है, उसी तरीके से मौजूदगी है, उसी तरीके से लंबी लंबी कतारें हैं। रात का इंतजार करेंगे, रात तक फिर कोई गाड़ी मिल जाए तो आगे बढ़ जाएंगे और ये अंतहीन सिलसिला लगातार जाए। तो रात का अंधेरा हो या दिन का उजाला हो, सड़कों के दोनों तरफ जिस तरीके से लोग अपने घर लौटने को बेताब हैं, ये मजदूर हैं, ये मुंबई के मजदूर हैं, या हम ये कहें कि ये बिहार के हैं, ये उत्तर प्रदेश के हैं, ये राजस्थान के हैं, ये बंगाल के हैं, ये उड़ीसा के हैं, ये झारखंड के हैं, ये गुजरात के हैं, कर्नाटक के हैं, तमिलनाडु के हैं। जी, मुंबई एक ऐसा शहर है जो इस देश को ही अपने भीतर समा लेता है। इसीलिए तो मुंबई इस देश के पहचान के तौर पर है और इस देश की आर्थिक नगरी है। लेकिन उस आर्थिक नगरी में अगर मजदूरों को ही भोजन नहीं मिल पा रहा है, कहीं कोई आश्रय नहीं है और वो घर लौटने को बेचैन है, तो यहां से नया सवाल शुरू होता है। एक ऐसा सवाल जो आने वाले वक्त में भारत होगा कैसा और हम किसे गढ़ रहे हैं, इस दिशा में आपको अब समझना होगा। क्योंकि एक तरफ मजदूरों की तादाद है और दूसरी तरफ का सच यह है कि भारत के भीतर से ब्रेन ड्रेन भी लगातार होते चला गया। और मौजूदा वक्त में जब दुनिया भर से जो अलग अलग क्षेत्रों में पढ़ाई कर रहे हैं या दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में जो भारतीय रह रहे थे, तकरीबन 20,000 भारतीयों को लाया गया है और बड़ी तादाद में दुनिया भर के अलग अलग देशों में भारतीय रह रहे हैं। जरा कल्पना कीजिए वो किस दिशा में वापस भारत लौटेंगे या भारत लौटकर वापस वो फिर दोबारा दूसरे देशों में रवाना हो जाएंगे। यह एक चिंतनीय स्थिति है, एक ऐसी स्थिति है जो अगर आंकड़ों के लिहाज से समझिए तो दुनिया भर में अगर 3 करोड़ भारतीय हैं और इन 3 करोड़ भारतीयों में से 30 लाख भारतीय बिल्कुल प्रोफेशनल्स हैं जो बरसों बरस से दुनिया के अलग अलग देशों की सेवा कर रहे हैं। और सिर्फ बीते 10 साल के भीतर में इस देश से तकरीबन 12 लाख भारतीय स्टूडेंट्स का पलायन हुआ जो अपने अपने क्षेत्र में माहिर थे। यानी उनकी एक पहचान थी, वो मेडिकल का क्षेत्र, वो इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, वो साइंटिफिक तरीके से क्षेत्र हो, वो डाटा एनालिसिस का क्षेत्र, कोई भी क्षेत्र हो। इतनी बड़ी तादाद में अगर भारत का असल दिमाग दुनिया के अलग अलग देशों को आगे बढ़ाने के लिए चला जाता है और हम अपने यहां कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तक खड़ा नहीं कर पाए और मौजूदा वक्त में जब संकट चौतरफा है, तो वह युवा पीढ़ी जो कल कमान संभालने लायक होगी अपने अपने क्षेत्र में, कोई शिक्षक होगा, कोई प्रोफेसर होगा, कोई साइंटिस्ट होगा, कोई पॉलिटिशियंस भी होंगे उसमें से। क्योंकि मौजूदा वक्त की स्थिति और आने वाले वक्त की स्थिति का आकलन जरा एक समानांतर करने की कोशिश कीजिए। मौजूदा वक्त में इस देश के भीतर में लगभग 23 करोड़ राशन कार्ड वाले मजदूर अगर हैं और तो उसमें 8 करोड़ मजदूर अलग से भी है, यानी 31 करोड़ मजदूरों की तादाद ऐसी है जिनका पलायन हुआ है जिले से लेकर अलग अलग राज्यों तक में। और इस देश के भीतर में लगभग 30 लाख प्रोफेशनल्स लगातार पिछले 10 साल में निकलकर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में गए हैं। कुछ लौटते हैं, कुछ नहीं लौटते हैं। इस देश की त्रासदी यह है कि इस देश ने आज़ादी के बाद से कभी भी इस बात को नहीं संजोया कि इस देश में जितने लोग रहते हैं उनके लिए भी कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना दें। हमने पुरानी स्थिति देखी, क्या मौजूदा वक्त का ही ये सच है? आईआईटी बॉम्बे में के बारे में जब जानकारी निकल कर आई तो उसमें पता चला कि आईआईटी से छोड़कर जाने वालों की तादाद 1970-72 से शुरू हो गई थी। और मौजूदा वक्त में जब हम एनालिसिस करते हैं कि पिछले 20 साल में
कितने आईआईटी से निकले हुए बच्चे दुनिया के अलग अलग देशों में चले गए, आईआईएम से निकलकर कितने बच्चे चले गए, और अब जबकि इस देश को उनकी जरूरत है तो और इस देश में कुछ भी देने को नहीं है, तो फिर क्या होगा? कौन सा भारत गढ़ा जा रहा है? मजदूरों की तादाद तो अगर 31 करोड़ में से लगभग 18 करोड़ मजदूर इस देश के भीतर में एवरेज 23 साल के हैं, 10 साल बाद उनकी उम्र 33 बरस की होगी। उन मजदूरों के हाथ में किसी पॉलिटिकल पार्टी का झंडा होगा या इस तरीके की मजदूरी से ही वो जिंदगी ढो रहे होंगे? पहला हिस्सा ये समझिए। दूसरी परिस्थिति समझिए, इस देश के भीतर में जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस चलाने वाले लोग हैं, उन सब को मिला दीजिएगा तो भी यह संख्या कहीं भी किसी भी रूप में 5 करोड़ तक नहीं पहुंच पाती है। इसका मतलब यह है कि 5 करोड़ से कम लोग इस देश के भविष्य को निर्माण करते हैं अपने अपने तरीके से, जो बतलाते हैं कि हमें ये काम करना है हर फील्ड में। लेकिन उसमें से जो नीतियों को बनाने वाले लोग होते हैं उनकी तादाद तकरीबन 33 लाख होती है, जो संसद से लेकर पंचायत तक की स्थिति है। इन 33 लाख लोगों के जरिए इस देश के उन 5 करोड़ से कम लोगों को बताया जाता है, समझाया जाता है कि पॉलिसी ऐसे बनानी है, इस रूप में बनानी है। और वो 5 करोड़ लोग जो पॉलिसी और चीजें निर्धारित करते हैं, वह एक लिहाज से यूरोपियन कंट्रीज या डेवलप कंट्रीज की फिलॉसफी की स्लेवनेस होती है, उनकी गुलामी होती है। और उसी के जरिए इस देश में एक कैपिटलिज्म पैदा होता है, एक मार्केट इकोनॉमी पैदा होती है, एक बाजार व्यवस्था पैदा होती है। और उस बाजार व्यवस्था में मजदूरों की जगह नहीं होती है, उस बाजार व्यवस्था में एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं होती है, उस बाजार व्यवस्था में मेडिकल की भी जरूरत नहीं होती है। जरूरत होती है तो प्रॉफिट की, और प्रॉफिट की स्थिति ने पूरे देश को ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। अब देखिए क्या होगा और किन स्थितियों में हम जा चुके हैं, क्योंकि मौजूदा वक्त में भारत के सिर्फ 8 राज्य ही ऐसे हैं जो सही मायने में डेवलप स्टेट है और उसका जीडीपी में हिस्सा लगभग 60% होता है। इसमें महाराष्ट्र भी है, गुजरात भी है, तमिलनाडु भी है। यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि मैन्युफैक्चरिंग का क्षेत्र हो, कंस्ट्रक्शन का क्षेत्र हो, सर्विस का क्षेत्र हो, या वो तमाम क्षेत्र हो जिन क्षेत्रों के जरिए ये राज्य डेवलप हुए और यहां प्रति व्यक्ति आय देश के बाकी राज्यों की तुलना में बहुत ज्यादा हो गई। आज उन जगहों के पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तहस नहस है, रोजगार देने की स्थिति में नहीं है, इकोनॉमी चलाने की स्थिति में नहीं है। अब क्या होगा? और दुनिया के अलग अलग देशों से लौटते हुए भारतीयों के सामने यह संकट है कि अगर वहां पर संकट में उनके लिए प्रतिकूल परिस्थिति है तो भारत के भीतर तो महाप्रतिकूल परिस्थिति है। तब वो क्या करेंगे? यह खबर अब डराती नहीं है कि ओला ने 1400 लोगों को निकाल दिया, उबर ने इससे पहले 3700 लोगों को निकाला था, फिर 4000 लोग को निकाला, या एविएशन के 2 क्षेत्र में कितने लोगों को निकाला जा रहा है, या होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए कितने लोगों को निकाला जा रहा है, या किसी भी क्षेत्र में। अब ये चीजें डराती नहीं है। डराती है कि दरअसल कोई उम्मीद जागृत नहीं हो रही है कि दरअसल इस इकोनॉमी को संभालेगा कोई कैसे, इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई डेवलप कैसे करेगा। कॉलेज यूनिवर्सिटी हम प्राइवेट सेक्टर को देना चाहते हैं, हॉस्पिटल्स हम प्राइवेट सेक्टर को देना चाहते हैं, पीने का पानी हम प्राइवेट सेक्टर को देना चाहते हैं, मकान बनाने की जिम्मेदारी प्राइवेट सेक्टर को देना चाहते हैं। यानी इस तमाम जिम्मेदारियों से मुक्त होकर हम सारी जिम्मेदारी उस पूंजी को देना चाहते हैं जो पूंजी चंद हाथों में है। और जब इस देश के हाथ ही कमजोर हो गए तो उसके बदले हमने अब विदेशी हाथ खोजने शुरू कर दिए कि वहां से कोई पूंजी लेकर आए और इस देश को चलाना शुरू कर दे। यह स्थिति आ गई। युवा का क्या होगा? वह युवा जो मौजूदा वक्त में लगभग 62% से ज्यादा है, वह युवा जो इस दौर को देख रहा है और उसके भीतर दर्द भी है, गुस्सा भी है, वो युवा क्या करेगा? यह राजनीति ज्यादा वक्त तक तो चल नहीं पाएगी। जिसकी सत्ता है आने वाले वक्त में रहेगी नहीं, कोई दूसरा शख्स होगा, तो वो ज्यादा क्रूर तरीके से उभर कर आएगा या वो इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में सोचेगा? किस भारत की कल्पना हम करनी शुरू करें या किस भारत को बनाकर देखना शुरू करें, यह भी एक सवाल है। और इन सवालों के अक्स तले हमें लगता है कि पहले समझिए कि दुनिया भर में भारत के कितनी बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी है। भारत के लोग चीन में भी हैं। 18,000 से ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स चीन में पढ़ने जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में लगभग 90,000 हैं, जर्मनी में 14,000 हैं,
अमेरिका में 1,65,00,000 है, सॉरी 1,65,000 हैं, कनाडा में लगभग 32,000 हैं। हम सिर्फ स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं। ब्रिटेन में लगभग 16,000 हैं। ये अलग अलग देशों के डाटा और आंकड़े क्या बताते हैं, इसमें जो लोग हैं वो बिजनेस एंड मैनेजमेंट के क्षेत्र में अपने तरीके से माहिर लोग सब हैं, मैथमेटिक्स में है, स्पेशलाइज्ड अलग अलग हिस्सों में है, कंप्यूटर साइंस में है। और ये जानकारी जब निकल कर आती है तो भारत में कौन से लोग आते हैं। भारत अपने आप को विश्वगुरु के तौर पर स्थापित करता है, लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि दुनिया के वो कौन से युवा हैं, किस देश के युवा जो भारत में आते हैं। पहले नंबर पर नेपाल आता है, लगभग 11,000 बच्चे वहां के भारत में पढ़ रहे हैं, हायर एजुकेशन का हम जिक्र कर रहे हैं। अफगानिस्तान दूसरे नंबर पर आता है, भूटान तीसरे नंबर पर आता है, नाइजीरिया चौथे नंबर पर आता है, बांग्लादेश 5वें नंबर पर आता है। और उसके अलावा जो एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं उसके तहत होते हैं। यहां से 3 सवाल निकलते हैं। पहला सवाल, क्या भारत की अर्थव्यवस्था को हम भारत के अनुकूल करने के लिए अब युवाओं की शिरकत उसमें ला सकते हैं? युवाओं की शिरकत का मतलब वो मजदूर भी है और वह हायर एजुकेशन वाला छात्र भी है। उनके साथ जोड़ सकते हैं या प्रॉफिट के साथ चलेंगे, कॉर्पोरेट के साथ चलेंगे? दूसरा सवाल, क्या मौजूदा वक्त में भारत के भीतर जो एजुकेशन की स्थिति है और जो लेबर लॉ है, अब तो लेबर लॉ भी खत्म कर दिया गया, जो मिनिमम वेजेस की स्थिति है और उसके साथ जो हमारा एक बड़ा एग्रीकल्चर लैंड की स्थिति भारत के भीतर है, क्या इन तीनों चीजों को मिला सकते हैं हम या नहीं मिला सकते हैं? और तीसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्या मौजूदा वक्त में बीजेपी जैसी पॉलिटिकल पार्टी में जिसके 10 करोड़ से ज़्यादा सदस्य हैं, उस सदस्यों के भीतर का सच यह है कि वो सदस्य संख्या में लगभग 60% युवा हैं। युवा का मतलब यहां एवरेज 23 से 25 साल ही रखिएगा। नौकरी करते हैं सारे युवा पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। नौकरी करने की स्थिति में मजदूर आ जाता है जो युवा होता है। पढ़ाई लिखाई की तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा ध्यान नहीं देता है। हमारा एजुकेशन का बजट दुनिया में सबसे लो है, इसका जिक्र करने की जरूरत नहीं है। सच यह है कि हमारे यहां लगभग 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे जो हायर एजुकेशन में रजिस्टर्ड होते हैं, उनके हर बच्चे के लिए हम लोग का सालाना बजट होता है 974 रुपए। और जो बाहर पढ़ने बच्चे जाते हैं, हर बरस कम से कम एवरेज 5 लाख बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं। हर बच्चे को ट्यूशन फीस के तौर पर जो बाहर देना होता है वो 2,74,000 रुपए एवरेज देना होता है। ये डिफरेंस है। तो वो इकोनॉमी जो भारत की इकोनॉमी बाहर जा रही है, उसको मिला सकते हैं या नहीं? और इन दोनों को मिला के चीजें अब डेवलप कर पाने की स्थिति में हो पाएंगे या नहीं? क्योंकि क्राइसिस तो पूरी दुनिया में है और पूरी दुनिया से यह आवाज आ रही है कि सब वापस अपने अपने देश लौटो। और अपने देश के भीतर का संकट क्या हो सकता है, यह इस रूप में समझिए कि मौजूदा वक्त में बीजेपी के आईटी सेल, यानी सत्ताधारी पार्टी का एक आईटी सेल जो काम करता है, उसको यह जिम्मेदारी दी जाती है कि कोई सरकार पर अगर सवाल खड़ा करे किसी भी रूप में, तो आप सोशल मीडिया से लेके हर तरीके से उसके खिलाफ जो होता है सो बोलो। और इससे पिछली बार जब हम आपसे आरएसएस को लेकर जब संवाद कर रहे थे, तो एक आरएसएस के स्वयंसेवक ने हमको फोन करके बताया, हमने उससे पूछा आपको टेलीफोन नंबर हमारा कहां से मिला? उसने बोला हमें आईटी सेल ने दिया और ये कह कर दिया कि इन्होंने आरएसएस के बारे में जो कहा है आप इनके खिलाफ खूब गाली दो। तो हम आपको फोन इसलिए कर रहे हैं, आपने तो सच बातें रख दी। तो इस देश के भीतर में पॉलिटिकल पार्टीज के भीतर जिनको नौकरी मिली हुई है, वह भी तो इसी देश के नागरिक हैं और आज नहीं कल वह भी तो संभलेंगे। और इस परिस्थिति ने तो हर किसी के सामने एक ऐसा दृश्य लाकर खड़ा कर दिया है जिसमें पहली बार यह महसूस हो रहा है कि इस देश की राजनीति के सरोकार लोगों से है ही नहीं। और लोग माने बैठे थे कि हमारे सरोकार उन पॉलिटिकल पार्टीज से है। जी नहीं, अब एक दीवार बड़ी मोटी सी बनती चली जा रही है इन राजनेताओं को लेकर, इन पॉलिटिक्स को लेकर। एक ऐसी पॉलिटिक्स जिसने उस तमाम इंस्टीट्यूशंस को देश के भीतर खत्म कर दिया। सवाल यह नहीं था कि बस खड़ी थी तो ह्यूमन राइट कमीशन ने कुछ क्यों नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कुछ नहीं किया। सवाल है इंस्टीट्यूशंस को जिस रूप में डाइल्यूट किया गया है, वो सारी परिस्थितियां कहीं ना कहीं सरकार से आश्रित हैं। लेकिन क्या इस देश का युवा जो अब प्रोफेशनली तौर पर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, जब वो इंडिया लौट रहा है और भारत लौटेगा, उसके जहन में ये सवाल होगा कि हमें इस नए भारत का निर्माण करना है।
और इस नए भारत के निर्माण में हो सकता है उसके भीतर यह भी जागृत हो कि अब राजनीति को भी अपने तरीके से साधना है, इस राजनीति के भरोसे नहीं चलना है जिसमें नंबर 1 नंबर 2 का जिक्र होते रहे। संभव है क्या? ये सारे सवाल हैं और इन सवालों का जिक्र आखिर में हम आपको बता दें, ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरीके की परिस्थितियों में मजदूर रहता है उसमें ये बात निकल कर आई कि भारत का मजदूर जो है अधिकतर परिवारों में रहता है और उनकी संख्या जब हमारे सामने आई तो वो चौंकाने वाली इसलिए थी क्योंकि अकेले रहने वाले शख्स जो हैं सिर्फ 4% हैं, 50% पत्नी और बच्चों के साथ रहते हैं, 36% माँ बाप के साथ रहते हैं, इन मजदूरों का जिक्र कर रहे हैं, 10% संयुक्त परिवार में रहते हैं, यानी तादाद 5-6 से ज़्यादा होती है। ये मुंबई का चेहरा भी है और इस देश के भीतर का चेहरा भी है। तो हमारी इकोनॉमी पारिवारिक तौर पर इस देश के भीतर में फली और पनपी है और उसको हमने छिन्न भिन्न कर दिया और हर किसी को मजदूर में तब्दील कर कर और मजदूरों को अब ना रोटी दे पाने की स्थिति में ना इंफ्रास्ट्रक्चर दे पाने की। आखिरी बात, ये कैसे संभव है कि 4 घंटे के भीतर में इस देश में डीमोनेटाइजेशन लागू होता है, नोट बंद हो जाते हैं? ये कैसे संभव है कि उसी नोट की तर्ज पर 4 घंटे के भीतर ये पूरे देश को रोक दिया जाता है, ना ट्रेन चलेगी, ना बस चलेगी, ना हवाई जहाज चलेगा, ना पैदल जा सकते हैं, आप जहां वहीं रुक जाइए और कोई व्यवस्था नहीं। यानी हमारे यहां कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ही नहीं किया गया कि कोई रिसर्च हो और इसकी जानकारी इस देश के ओहदे पर बैठे हुए लोगों को दे कि जब आप कुछ भी बोलते हैं और अगर वो निर्णय और कानून में तब्दील हो रहा है तो उसका असर जनव्यापक कैसा होगा यह भी समझिए, बाद में मत समझिएगा। राजस्व नहीं है तो शराब बेचेंगे, राजस्व नहीं है तो तेल की कीमतें बढ़ा देंगे, राजस्व नहीं है तो अब हवाई जहाज शुरू कर देंगे, राजस्व नहीं है तो हवाई जहाज में भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रहेगी, राजस्व नहीं है तो कुछ भी करेंगे, लेकिन नियम है तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लॉकडाउन भी करेंगे। यह एक त्रासदी है इस देश की। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।